नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेटे आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था जो 27/11/2020 को हुआ था। आज हम इस प्रीवियस पेपर को सिंप्लीफाई करने वाले इस वीडियो में, जिसमें आप केवल मैथ के ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख पाओगे। इस वीडियो में केवल मैथ के जितने भी क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन जो आते हैं केवल आपको उन्हीं का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर पर आवर और दूसरा भाग 240 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया। कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है, उसका एक भाग जिसका एक जो वन पार्ट है उसे तय करता है 160 की स्पीड से, और जो बचा हुआ दूसरा पार्ट रह जाता है तो उसमें स्पीड होती है 240 किलोमीटर पर आवर, और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है। और उसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी है? 3840, जिसे तय करने में उसे कितना समय लगा? 20 घंटे का समय लगा है। तो दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई? तो आपको बताना है जो दूसरा भाग था जिसमें वह 240 की स्पीड से चल रहा था, तो उसे तय करने में उसे कितना समय लगा है। तो बेटे इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एलिगेशन मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसका जो पहला भाग है उसमें स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर पर आवर। अगर हम मान के चलते हैं उसने कंप्लीट डिस्टेंस को 160 की स्पीड से तय किया, तो आप बताइए उसने 20 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे, 160 गुना के 20 कितना हो जाएगा बेटे? 3200 किलोमीटर। यदि हम ये मान के चलते हैं उसने 20 घंटे 160 की स्पीड से दूरी को तय करता है, तो वो कितने डिस्टेंस को तय करेगा? 3200 किलोमीटर को। यदि हम ये मान के चलते हैं कि वह 240 की स्पीड से चलता है, तो 20 घंटे में कितना चलेगा? 4800 किलोमीटर। यदि वह कंप्लीट डिस्टेंस में उसकी स्पीड 160 रहती है तो डिस्टेंस निकल के आएगी 3200। यदि कंप्लीट में मान के चलते हैं 240 उसकी स्पीड है तो डिस्टेंस निकल के आएगी 4800। लेकिन क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो कितनी बड़े? 3840, जो ना तो इस वैल्यू से मैच कर रही है और ना ही इस वैल्यू से मैच कर रही है। तो जो टोटल डिस्टेंस है उसे सेंटर में रखेंगे 3840, तो डिफरेंस कर देंगे 3200 और 3840 में कितने का अंतर है? 640 का अंतर है। इधर माइनस करते हैं तो बेटे ये कितना आएगा? 960 का आएगा, जिससे आप किसका रेशो निकाल रहे हैं यहाँ पे बेटे? टाइम का रेशो आएगा। डिस्टेंस की कंडीशन से हम किसका रेशो निकाल रहे हैं यहाँ पे? टाइम का रेशो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 32 से डिवाइड करेंगे, 32 से 3, 32 से 2, तो रेशो क्या आएगा? 3:2 आएगा। कितना आएगा बेटे? 3:2। कहने का अर्थ है यदि उसे पहले भाग में 3 घंटे का समय लगता है तो दूसरे भाग में 2 घंटे का समय लगता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? उसे 5 घंटे का लगेगा। लेकिन टोटल टाइम कितना लगता है? 20 घंटे का। टोटल टाइम 20 घंटे का गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी? भाग कर देंगे 20 को 5 से, तो 4 घंटे आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बेटे? 4 घंटे। तो इसने पूछा है दूसरे भाग का समय, और दूसरे भाग का जो समय है उसकी यूनिट कितनी बेटे? 2 यूनिट है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना के 4, तो दूसरे भाग में उसे बेटा 8 घंटे का समय लगेगा। कितने का लगेगा? 8 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा बेटे? सही होगा। तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से अप्लाई कर सकते हो। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एलिगेशन मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो ध्यान रखना है, जब भी डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से तय करता है, जब भी डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से तय करता है और आपको उस क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम भी गिवन है, टोटल डिस्टेंस का टाइम गिवन है, तो इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, कि किसी वस्तु का एमआरपी दे रखा है 5000, इस प्रक्रम से 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक डिस्काउंट दिए जाते हैं, ठीक है ना। 3 क्रमिक कितने बेटे? डिस्काउंट दे रखे हैं। तो बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना, कि 3 डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपको बताना है।
तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? एमआरपी इनटू में 100 माइनस पहला डिस्काउंट इनटू में 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट डिवाइड में 100 बराबर क्या हो जाएगा? एसपी। कहने का अर्थ है जितने भी डिस्काउंट आपको दे रखे हो, एक दे रखा हो, दो दे रखे हो, तीन दे रखे हो, चार दे रखे हो, तो वो हर बार आपको क्या करना है? 100 में से माइनस करना है। ये डॉट डॉट में इस सीरीज क्या रहेगी? चलती रहेगी आपकी, ठीक है ना। एक डिस्काउंट है तो 100 माइनस पहला डिस्काउंट रहेगा, दो है तो दो हो जाएंगे, तीन है तो तीन हो जाएंगे बेटे। तो एमआरपी कितना के बिजनेस में? एमआरपी आपका 5,000 रुपए। पहला डिस्काउंट कितने का? 15 है। 100 में से 15 जाएगा 85। दूसरा डिस्काउंट कितने का? 10 का। 100 में से 10 जाएगा 90। तीसरा कितने का? 18 का। 100 में से 18 जाएगा 82। बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा बराबर एसपी। कि कहने का अर्थ है यदि आपको लगातार में डिस्काउंट दे रखे हैं तो वो जितने भी आपको डिस्काउंट के बने वो 100 में से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो बेटे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो कैंसिल और इसकी 2 जीरो, एक यहां पे और एक यहां पे कैंसिल। 5 से कट कर लेते हैं 20, 2 से कट कर लेते हैं 10, 2 से 41, तो इनटू कर लेते हैं, कितना आएगा? 41 गुना में 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 85 85 से मल्टीपल करेंगे तो 5 नम 45, 4 5 30 34, 5 दिए 15 और 3 18, 8 नम 72, 7 48 7 55, 24 और 5 29, तो 5 4 2 8 सॉरी 4 2 6, 8 5 13 11 31 36 5। और बेटे डिवाइड में कितना बच गया था? 10, 10 का लगा दिया पॉइंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3136.5। तो बेटे आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा? सही होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जब आपको एमआरपी के साथ डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो तो एसपी निकालने का फॉर्मूला होगा बेटे एमआरपी इनटू में 100 माइनस के पहला डिस्काउंट डिवाइड में 100 जो परसेंटेज रहेगा इनटू में 100 माइनस के दूसरा डिस्काउंट डिवाइड में 100। कहने का था जितने भी डिस्काउंट आपको गिवन होंगे वो हर बार क्या होंगे? 100 में से माइनस होंगे, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए बेटे, क्रम से होनी चाहिए लगातार, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आंसर कितना आया था? 3136.5। अगला क्वेश्चन बेटे, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ है ब्रीथ से 15 मीटर क्या है? मोर देन है। तो ब्रीथ को हम लेट कर लेते हैं एक्स में। जब ब्रीथ को हम एक्स मानेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस में 15, क्योंकि जो लेंथ है ब्रीथ से 15 क्या है? ज्यादा है, तो हमने ब्रीथ को एक्स माना है, ज्यादा है तो प्लस करेंगे, तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी? एक्स प्लस के 15। यदि भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगाने की लागत, यदि बेटे भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगानी है तो आपको ध्यान रखना उस क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालने की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्या निकालने की बात कर रहा है? पेरीमीटर, क्योंकि जब भी हम चारों तरफ वर्क करते हैं तो उसका अर्थ होता है उसके पेरीमीटर पे काम करना। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल प्लस भी होता है। पेरीमीटर क्या होता है बेटे? 2 ब्रैकेट एल प्लस भी होता है। इस पर बोला बेटे कि लागत 16.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 4,950 रुपए है। तो कुल खर्चा कैसे निकाला जाता है बेटे? टोटल एक्सपेंडिचर। तो बेटे कुल खर्च निकाला जाता है, पहले तो हमें उसकी पेरीमीटर पता होनी चाहिए सबसे पहले, और उसके साथ इनटू में कर देंगे 1 मीटर की कॉस्ट। कुल खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तो पेरीमीटर निकालना होगा, इनटू में कर देंगे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पे कितनी लागत है। यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है 1 मीटर, तो 1 मीटर की लागत क्या है ये आपको यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा। तो बेटे कुल खर्च तो हमें गिवन है 4,950, ये आपका कुल खर्च हो गया। बराबर में क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है? 2 ब्रैकेट एल प्लस के बी, और एल की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 15, और बी की वैल्यू क्या है? एक्स। इनटू में 1 मीटर की लागत क्या है? 1 मीटर की बेटे 16.50। सिंप्लीफाई करेंगे, 4,950 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 16.50 बराबर में क्या बचेगा? 2x प्लस के 15, क्यों x और x 2x हो जाएगा, 15 रह जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर क्या आएगा? 100 हो जाएगा। तो बेटे ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 पे, 2 से डिवाइड हो गया 50 पे, 50 दिया 150,
15 को इधर लाके माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2x, और 150 में से 15 माइनस 135 बचेगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 की 67.5 हमारी क्या होगी, ब्रीथ हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने x को क्या माना है, ब्रीथ माना है। लेकिन पूछा क्या लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटे, लेंथ हो जाएगी हमारी x का मान 67.5 प्लस में 15 तो 82.5, कितना है बेटे 82.5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन मिस प्रिंट है, 82.5 आएगा यहाँ पे, 85.5 नहीं है, 82.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी खर्च दे रखा हो तो क्या निकाला जाता है, पेरीमीटर पता होना चाहिए, साथ में इंटू में रहेगा 1 मीटर की कॉस्ट। क्वेश्चन मीटर में तो 1 मीटर कॉस्ट, सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया 2D फिगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन कह रहा है एक बाइक है, जब उसकी टंकी को पेट्रोल से भर देते हैं तो वह कितने दिन चलती है बेटे, वो 30 दिन चलती है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो उस बाइक को चलाता है, अगर वह 20% एक्स्ट्रा ऑयल खर्च करता है, तो बताओ पेट्रोल से पूरी भरी टंकी अब कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। अगर 20% एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो बेटे उसकी टाइमिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 30 से कम होकर आ जाएगी, तो कितने दिन पे आएगी ये बताना है आपको। तो कितनी परसेंट खपत करता है, 20% मोर, 20% मोर का अर्थ है 20/100, 1/5। तो ये खपत को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, तो इसकी जो एक्चुअल खपत है वो 5 होगी। एक्चुअल खपत क्या है 5, और 5 में 1 का इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी 6। इसका कहने का अर्थ है यदि वह डेली 5 लीटर पेट्रोल फूकता है तो अब वो 6 लीटर की बात करा, 1 लीटर एक्स्ट्रा फूकता है। तो बेटे जो दिन की संख्या होगी, समय जो होगा खपत का इनवर्सली हो जाएगा, खपत का क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ है जो पेट्रोल की टंकी 6 दिन चलती थी तो वह अब 5 दिन चलेगी। यदि पेट्रोल की टंकी 6 दिन चलती है तो अब कितने दिन, 5 दिन। लेकिन चलती कितने दिन थी, 30, तो इस 6 की जो वैल्यू है वो कितनी बेटे 30 दिन। तो 1 यूनिट कितना जाएगा, भाग करके 5 आएगा, 1 यूनिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू क्या बनेगी, 5 गुना के 5, 25 दिन। तो जो पेट्रोल की टंकी 30 दिन चलती थी तो बेटे वो अब केवल एंड केवल 25 दिन चलेगी। ठीक है ना, कितने दिन चलेगी, 25 दिन चलेगी। तो आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये कौन से डे को बताएगा, ये बेटे पहले डे को बताएगा कि जब टंकी पहले पूरी भरी रहती थी तो उस टाइम दिनों की संख्या कितनी थी। अब एक्स्ट्रा फूक रहे हो तो अब दिनों की संख्या क्या आएगी। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,892 की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर भुगतान करना था। कि प्रिंसिपल सेम है, दो व्यक्तियों को उधार दिया गया है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है, लेकिन एक व्यक्ति तो सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा और दूसरा व्यक्ति सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा। एक व्यक्ति से तो एसआई लेना है और दूसरे से सीआई लेना है। तो 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने परसेंट कम होगा। आपको बताना है जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट है वह सीआई कंपाउंड की तुलना में कितने परसेंट कम होगा। वैल्यू तो पूछ नहीं रहा कि वैल्यू क्या होगी, लेकिन क्या पूछा है कि कितने परसेंट कम होगा। अगर आंसर को परसेंटेज में पूछा है तो फिर प्रिंसिपल की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। अगर आंसर को बेटे परसेंटेज में पूछा है तो वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है प्रिंसिपल की। कितने परसेंट की बात कर रहा है, 30%, 30% रेट हो जाएगी। तो 30% कितना हो जाएगा बेटे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 के बटे में क्या आएगा 10 आएगा, 30/100 होगा, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 3 बटे में 10 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम अपनी तरफ से लेट करेंगे,
ठीक है ना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3 को हम लेट करके चलेंगे। 10 की पावर 3 क्यों माना है, क्योंकि टाइम कितने की बात कर रहा है, 3 वर्ष की। तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1000। तो हम अपना प्रिंसिपल यहाँ पर 1000 लेट करके चलने वाले हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कितना लेट करना, 1000। जब 1000 प्रिंसिपल होगा तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई में 3/10, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा बेटे, 300 आएगा। तो यहां भी कितना होगा, 300 होगा, और यहां पर भी कितना होगा, 300 होगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 900 रुपए आएगा। सिंपल कितना हो जाएगा बेटे, 900 रुपए हो जाएगा। लेकिन सीआई निकालेंगे तो इससे आगे सिंप्लीफाई करना होगा। 300 मल्टीपल में 3/10, तो कितना आएगा, 90। तो यहां पर भी कितना आता है, 90 आता है, और यहां पर भी 90 आएगा। इसके बाद अगेन 90 पे निकाल देंगे 3/10, 90 मल्टीप्लाई 3/10, तो ये कितना आएगा बेटे, 27 आएगा। सीआई निकालने के बेटे ये ट्री मेथड होता है। अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट में दिक्कत है तो जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वीडियो पड़ी हुई है, अपलोड हुई पड़ी है, तो उन्हें देख के आप समझ सकते हो कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है वहां पे। तो ये तो हो गया बेटे एसआई। अगर हम सीआई निकालते तो सीआई कितना हो जाएगा, तो हमारा सीआई बनेगा बेटे इन सभी को ऐड करने पे। एसआई तो इनको ऐड कर नहीं पाता है और सीआई इनको ऐड कर नहीं पाएगा। तो 900 तो ये हो गया, ये कितना और हो जाएगा, 900 प्लस में 270 प्लस में 27, क्योंकि 900 90 90 90 270 हो गया और 27, तो 7 7 2 9 1197। तो हमारा बेटे सीआई कितना हो गया, 1197। अब इसने पूछा है जो एस आई है सीआई से कितना कम है, कितने का कम है बेटे, डिफरेंस निकाल देंगे, कितना कम है, अंतर निकाल देंगे। तो 297 कम है कितने से, 1197 थे, इनटू में क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 29,700 डिवाइड में कितना आएगा, 1197 आएगा। कितना आएगा, 1197। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी वैल्यू आपकी डिवाइड होने के बाद आएगी वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। जैसे आप इसको डिवाइड करते हो 29,700 को 1197 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। और डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा आपको, ये 24.81 आएगा बेटे। कितना आएगा, डिवाइड करने पर आ रहा है आपका 24.81%, और 24.81 का अर्थ आपका ए ऑप्शन सही होगा, 24.8। ठीक है ना। डिवाइड करने पे कितना आएगा, 24.81 आएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 24.8, ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है। क्योंकि इसने आंसर को परसेंटेज में पूछा तो इस प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं है। एक आसान से प्रिंसिपल के साथ हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम इस प्रिंसिपल को लेट करते तो डेसिमल में हमारा आंसर पहुंच जाएगा, जो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया। कि 5% सिंपल है और 5% रेट क्या है, सीआई की है। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपए अधिक देना था। क्योंकि सीआई अधिक होता है बेटे एसआई से, तो सीआई का इंटरेस्ट किस पे, बी के पास। तो बी ने 427 रुपए अधिक पे किए थे। तो बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बी ने कितना प्रिंसिपल उधार लिया था और बी ने कितना इंटरेस्ट पे किया, ये आपको बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बेटे, 5% है। तो 5% कितना आएगा, 5/100 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो प्रिंसिपल की वैल्यू को लेट कर लेंगे 20 की पावर 3। 20 की पावर 3 का अर्थ है 20 गुना 20 गुना 20, जो कितना होगा हमारा 8000 हो जाएगा बेटे। 20 की पावर 3 को सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, 8000 आएगा। तो प्रिंसिपल को हमने लेट किया है 8000 रुपए। 3 वर्ष का है तो ग्राफ सिंप्लीफाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे बेटे एक बॉक्स होता है, सेकंड में 2 रहते हैं टोटल, 1 2, और थर्ड वाले में बेटे टोटल हमारे कितने बॉक्स होते हैं, 4 होते हैं। तो 8000 मल्टीप्लाई में 1/20, तो भाग करने पे कितना आएगा, 400 आएगा। तो तीनों बॉक्स में सेम वैल्यू रहेगी,
पहले 3 में सेम वैल्यू होगी, क्योंकि एसआई होता है और एसआई हर साल का क्या होता है बेटे, बराबर होता है। इससे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 400 मल्टीपल में 1/20, तो भाग करने पे बेटे ये 20 आएगा, 20 और 20, अगले 3 सेम। इससे आगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 1/20, तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये कह रहा है 427 रुपए अधिक देना था, इसका अर्थ क्या है, दोनों के एसआई और सीआई का डिफरेंस दे रखा है, दोनों के एसआई और सीआई का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। और एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा, कहने का अर्थ है ए तो पे करेगा 1200 रुपए, ये तो ए पे करेगा, और बी पे करेगा 1261 रुपए, ये हिस्से भी बी के में ऐड हो जाएंगे 1200 के साथ साथ। तो बी ए की तुलना में कितने रुपए अधिक पे करेगा, 61, ठीक है, क्योंकि ए तो पे करेगा 400 400 400, ए तो पे करेगा 1200, लेकिन बी कितने करेगा, 400 800 1200 20 1240 1260 और 1261, तो बी को पे करने होंगे 1261, जो ए की वैल्यू से 61 रुपए क्या है, मोर देन है, ज्यादा है। और 61 की वैल्यू क्या है, 427, जो मोर देन है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 427 बटे में 61, तो कितना आएगा, 7। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पूछा धनराशि, धनराशि का अर्थ है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना लेट कर रखा है, 8000, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8000 गुना के 7, 7 56,000, तो ये तो हो गया बी का प्रिंसिपल 56,000। लेकिन ब्याज पूछा है, और बी ने कितना ब्याज पे किया था, तो बेटे बी ने किया था 1261, जो अभी बताया था मैंने। तो बी के लिए क्या करें, इन सभी को जोड़ लेंगे, ये बी का ब्याज है 1261, तो 1261 मल्टीप्लाई में 7, तो ये आपका आएगा 8827, कितना जाएगा बेटे, 8827। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही होगा कि 56,000 रुपए प्रिंसिपल होगा, और उसका जो सीआई है 8827 होगा। अगर ए के लिए पूछता था तो 400 400 400 1200 से इंटू करते, तो ए का ब्याज कितना था, 8400 आता, अगर ए के लिए पूछता तो, ठीक है। अगर ए के लिए पूछता तो प्रिंसिपल तो 5600 ही 56,000 रहता, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्या है, सेम है, लेकिन इंटरेस्ट दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि एक का एसआई और एक का सीआई दे रखा है। इससे आगे क्वेश्चन बेटे, दो संख्याओं का योग 26 है, दो संख्या एक x और एक y, दोनों का सम 26 है, और उनका अंतर डिफरेंस दे रखा है 14 तो बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो बेटे पहले आपको नंबर निकालने होंगे, तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x और x 2x बराबर 40 होगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 2 से भाग कर देंगे 20, कि एक नंबर तो हो गया 20, 20 को पुट कर देंगे फर्स्ट कंडीशन में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 26 माइनस के 20, तो y कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 6 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या 20 है, छोटी संख्या 6 है। अब क्वेश्चन कह रहा है बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या का बेटे 3 गुना कितना आएगा, 60 आएगा, और 60 को अगर मैं छोटी संख्या 6 से भाग करता हूं, तो ये भाग कितने पे जाएगा बेटे, 10 पे जाएगा, कितने पे भाग जाएगा, 10 पे भाग जाएगा, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, 4 ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। दोनों कंडीशन से आप दोनों नंबर निकालोगे, बड़ी संख्या को भी और छोटी संख्या को भी, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आया है, 10 आंसर यहाँ पे आया है। चलते हैं इससे आगे अगले क्वेश्चन पे। ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 45 दिन में पूरा करता है, वह 30 दिनों तक काम करता है, 45 दिन में से वह 30 दिन काम कर लेता है और फिर काम छोड़ देता है, तो आप मुझे यहां तक ये बताइए, यहीं तक पढ़ना क्वेश्चन को। ए कह रहा है कि मैं एक काम को 45 दिन में कर लेता हूं पूरा, लेकिन मैंने 30 दिन उस पर काम कर लिया, तो बेटे जब ए ने 45 दिन में से 30 दिन काम कर लिया, तो ए को 15 दिन काम करना होगा उसे पूरा करने के लिए, ए को कितने दिन काम करना होगा, 15 दिन, तो हम कह सकते हैं ए का के लिए गुना होगा, 15 दिन का काम बाकी है, ए का कितने दिन का काम बाकी है बेटे, 15 दिन का काम बाकी है, लेकिन ए ने इसको छोड़ दिया, तो ये काम क्या हो गया, रह गया, बच गया बेटे, ये काम, ये कौन सा काम है जो बच गया, जो ए नहीं कर रहा,
इसके बाद यदि बी शेष काम को, ये शेष काम है, यदि इस काम को बी करता है, वो भी कितने दिन में, 5 दिन में, तो दोनों कंडीशन बराबर हो जाएंगी कि जो काम ए ने छोड़ा था उसी काम को बी ने पूरा कर दिया, तो दोनों तरफ जो वर्क की वैल्यू है वो क्या है, सेम रह जाएगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा बेटे, बी हो जाएगा। तो ए और बी का रेशो निकाल देंगे, तो ए की वैल्यू 1 रहेगी, बी के साथ इंटू में 1 है, और बी का मान 3 हो जाएगा जो ए के साथ इंटू में है। तो बेटे ये ए और बी की कार्य क्षमता का रेशो है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है बेटे, 3 काम करता है। अब हमें यह निकालना है कि ए ने 45 दिन में कितना काम किया, पूरा काम, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला जब पूरे काम को करेगा तो पहले हमें चाहिए काम कितना है, और काम को पूरा किया जाता था ए के द्वारा 45 दिन में। तो आपको निकालना होगा ए 45 दिन में कितना काम करता है। तो बेटे काम का फॉर्मूला क्या रहता है, क्षमता गुना के समय। वर्क निकालने का जो फॉर्मूला होगा इफिशियंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तो इफिशियंसी क्या है, एक, टाइम कितना है 45। अब हमने एक को ही क्यों लिया, इस वजह से लिया है कि काम को तो ए ही पूरा करता था, वो भी 45 दिन में। तो ये तो हो गया हमारा वर्क 45। अब हमें टाइम निकालना है, समय निकालना है, वो भी बी का। अगर बी इस काम को करता है तो कितना समय लगेगा, और टाइम का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, वर्क डिवाइड में इफिशियंसी। वर्क है 45 और बी की जो इफिशियंसी वो कितनी बेटे, 3, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करते हो तो डायरेक्टली ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कैसे कि जो 15 दिन का काम रह गया था, समझेंगे ध्यान से यहाँ पे, कि जो 15 दिन का काम होता है, ए का जो 15 दिन का काम होता है उसे करने में बी को केवल 5 दिन लगते हैं, कि 15 दिन के काम पर बी को 5 दिन लगते हैं, और ए का काम कितना दिन का है 45। तो 15 तिया 3 बार जा रहा है, तो 5 तिया 15, कि हर 15 दिन पे बी के 5 दिन, तो 15 पे 5, 30 पे 10, 45 पे 15। उधर तो 15 15 बढ़ेंगे, इधर इसके 5 बढ़ेंगे, तो जैसे वहां पे 45 होंगे तो बी के कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो आप वन लाइनर में भी इसको सॉल्व कर सकते हो समझ के। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। टोटल चावल बेटे 1000 किलोग्राम चावल है, उसके दो हिस्से कर दिए, एक भाग पे लाभ कमाया है और दूसरे भाग पे हानि, और पूरी लेन देन में, पूरे सौदे में उसे 11% की हानि हुई। अगर आपको दोनों पार्ट की वैल्यू के बारे में जानकारी है और दूसरा कंप्लीट के बारे में भी अगर जानकारी है तो वहां पर एलिगेशन मेथड काम करता है। तो इसके एक भाग जो 10% का भाग है, एक तो ये तो प्रॉफिट में है, और दूसरा भाग क्या बेटे 20% के लॉस पे है, और कंप्लीट होल की अगर बात करते हैं 11% का लॉस होता है। अगर पूरी लेन देन का अर्थ क्या, कंप्लीट 1000 चावल पे उसे 11% का लॉस होता है, तो एलिगेशन अप्लाई करेंगे। तो बेटे प्रॉफिट और लॉस के डिफरेंस के लिए, प्रॉफिट और लॉस के डिफरेंस के लिए दोनों को प्लस किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 21। लेकिन लॉस लॉस के डिफरेंस के लिए इनको माइनस किया जाता है, कितना आएगा 9। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस निकालना हो तो उन दोनों को क्या कर देते हैं, डायरेक्टली प्लस करते हैं, क्योंकि लॉस पहले से नेगेटिव होता है, और जब डिफरेंस के लिए दो नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपको हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को कि प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो उन दोनों वैल्यू को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो उसका एक भाग 9 है तो दूसरा भाग कितना होगा 21, रेशो बना लेते हैं, और 3 और 7, 3 और 7, और 3 कौन सा होगा 10% के प्रॉफिट वाला, 7 कौन सा होगा 20% के लॉस वाला। तो यहां से किसका रेशो आगे बेटे, क्वांटिटी का रेशो आएगा, क्वांटिटी का रेशो। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 किलो, टोटल है कितने 1000, 7 और 3 10 हो गया, टोटल 10 की वैल्यू 1000 गिवन है, तो 1 यूनिट कितना आएगा, भाग कर देंगे 100, और हमें बताना है 20% लॉस वाला, और 20% के लॉस वाला कितना हमारा 20% वाला बेटे 7, 20% लॉस के जो नीचे 7, तो 7 की वैल्यू 7 गुना में 100 कितना आ जाएगा 700 किलोग्राम।
तो 20% के लॉस पे कितने चावल हैं? 700 किलोग्राम। आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो प्रॉफिट लॉस अगर दो भागों पे दे रखा है और कंप्लीट, तीसरी कंडीशन कंप्लीट के आपको दे रखी है, तो आप एलिगेशन मेथड का ही यूज करेंगे। आगे बेटे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी का क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपए प्रति 100 ग्राम और 18 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर पर खरीदे। कि दो प्रकार की चाय है, एक चाय का रेट को है 15 रुपए, जब 100 ग्राम लेते हो तो 15 रुपए है, और दूसरी चाय का रेट 100 ग्राम का क्या है? 18 रुपए। और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया और उन दोनों को मिला के एक मिश्रण बना दिया है। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। तो ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात क्या होगा? तो बेटे इस क्वेश्चन में भी एलिगेशन मेथड का ही यूज होगा। तो हमारे पास दो प्रकार की चाय है, ब्रांड ए और ब्रांड बी। तो ए का जो रेट है वो 15 रुपए, ब्रांड बी का कितना बेटे? 18 रुपए। ब्रांड ए का 15, बी का 18। ये जो वैल्यू होती है बेटे किसकी रहती है? सीपी की है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम को 20 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ये आपका सेलिंग प्राइस है, बेचने की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस। तो इस पे 20% का लाभ होता है, तो आपको यहाँ पे सीपी निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटे? सीपी। और सीपी निकालने का अगर जो फॉर्मूला होता है उसकी बात करते हैं, क्या बन जाएगा? तो बेटे सीपी होता है सीपी इंटू में 100 माइनस प्लस प्रॉफिट बटे में 100, क्योंकि लॉस होता है माइनस होता है, बराबर क्या होता है? एसपी होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है सीपी के साथ अगर प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो प्रॉफिट को 100 में ऐड करते हैं, लॉस को 100 में से माइनस करते हैं। तो इसमें सीपी तो निकालना है, 20 का प्रॉफिट है तो 120 बन जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा? 100, बराबर एसपी। एसपी कितना है? 20। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 मल्टीप्लाई 100 बटे में 120। तो 20 से 6, 2 से 3, 2 से 50। तो हमारा जो सीपी आएगा बेटे कितना आएगा? 50 बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 बटे 3। तो सेंटर में जो वैल्यू आएगी वो सीपी की आएगी, 50 बटे में 3 आएगी। इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए, इस 3 को फ्रैक्शन से हटाने के लिए सभी में इंटू कर देंगे 3 का ही। सभी में इंटू किसका कर दिया बेटा? 3 का। अब ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 15 तिया 45, 18 तिया 54। अब डिफरेंस निकाल देते हैं। 45 और 50 में कितने का अंतर है? 5 का। 45 50 में कितने का अंतर है? 5 का। 50 और 54 में कितने का अंतर है? 4 का। तो हमारा रेशो क्या बन जाएगा? 4:5 बन जाएगा। कितना बनेगा बेटे? थर्ड ऑप्शन 4:5 बनेगा। ठीक है ना। तो मिश्रण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जब भी इनको मिलाया जाता है, मिलाने का अनुपात पूछता है कि किस अनुपात में मिलाया गया, तो वहां पर भी एलिगेशन मेथड का ही आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। एक घनाभ कार खुली टंकी बाहर से, घनाभ मीन्स क्यूबॉइड, बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी क्षमता 900 लीटर और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है। इसकी तली की मोटाई ज्ञात कीजिए। बेटे एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबॉइड है, हमारा घनाभ होता है, हमारे खेतों पे टंकी होती है, वो किस प्रकार की होती है कि इधर साइड में दीवार होती है, फिर यहाँ पे तल होता है, तल की भी थोड़ी मोटाई रखनी पड़ती है जिससे पानी नीचे ना जाए, और इधर भी क्या आती है? दीवार होती है। शेप क्यूबॉइड बनेगी, ठीक है ना, क्यूबॉइड शेप में। तो ये तो हमने पास समझा है कि ये इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, और ये इधर साइड में भी आएंगी, क्योंकि एल भी शेप पे आएगी ऊपर। तो इसकी जो लेंथ है, बाहर से जो लंबाई है वो कितनी है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इंटू में क्या आएगा? 100 आएगा। तो 1.6 मीटर का अर्थ है 160 सेंटीमीटर। तो 1.6 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 100 करेंगे, सेंटीमीटर चेंज करने के लिए। पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, एक एक जीरो कैंसिल, कितना बचेगा? 160 सेंटीमीटर। अब इसमें हमसे पूछ रहा है, पानी की क्षमता दे रखी है। क्षमता का अर्थ क्या है? टंकी में कितना पानी आता है, इसका अर्थ है इसका वॉल्यूम की बात कर रहा है कि टंकी का जो वॉल्यूम है वो 900 है। अगर वॉल्यूम 900 है तो अंदर अंदर, क्योंकि पानी कहां तक होगा बेटे? अगर इसमें पानी की बात करते हैं तो पानी जो होगा इसकी भीतरी सतह तक रहेगा बस।
ठीक है ना, पानी जो रहेगा वो केवल भीतरी सतह तक रहेगा। तो हमें इसमें से माइनस करना होगा दीवार की मोटाई। तो इधर दीवार कितनी मोटी है 5, और इधर भी कितनी है 5, तो 5 और 5 10 कम कर देंगे तो हमारी दीवार कितनी बचेगी 150 सेंटीमीटर। अंदर अंदर की बात कर रहा हूं बेटे, केवल अंदर अंदर की। सेम इसी प्रकार ब्रीथ की बात करेंगे चौड़ाई की, तो ब्रीथ कितनी होगी 1.3 मीटर, तो 130 सेंटीमीटर आएगा। इसमें से माइनस करेंगे 10 को तो ये कितना बचेगा 120 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट की बात करता हूं, हाइट कितनी है 53 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट ही सेंटीमीटर में क्यों, ध्यान रखना, तो इसको चेंज नहीं करना, ये सेंटीमीटर ही है। माइनस माइनस का करेंगे एक्स, क्या करेंगे एक्स। क्यों एक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसके तल की मोटाई नहीं पता, नीचे से कितनी मोटी है। दीवारों को तो पता था वो 5-5 की है, लेकिन तल के बारे में जानकारी नहीं है, आपको ये एक्स का ही मान निकालना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एलबीएच, क्या रहता है एलबीएच। तो एल कितना है 150, बी कितना है 120, और एच कितना है, एच 53 माइनस के एक्स बराबर क्या होगा 900 के होगा, क्योंकि यही तो वॉल्यूम है। लेकिन 900 क्या है लीटर, और ये किस में चल रहा है सेंटीमीटर, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इंटू में क्या आएगा 1000, ये क्यूब सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर होता है बेटे 1000 क्यूब सेंटीमीटर के। 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 क्यूब सेंटीमीटर के। सिंप्लीफाई करते हैं 6 पे जाएगा, 6 से 20 पे जाएगा, और 20 से 20 पंजे 150 पे जाएगा। इट मीन 53 माइनस के एक्स बराबर कितना बच गया 50। 50 को आगे लेके माइनस कर देंगे तो एक्स कितना बच जाएगा, फिर एक्स का मान बेटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कि जो तल की मोटाई होगी वो क्या होगी 3 होगी। तल की मोटाई क्या होगी बेटे 3 रहेगी, और आपका सेकंड बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक है, अगर टंकी में पानी दे रखा है तो वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, ध्यान रखना, आपको वॉल्यूम निकालना होगा। शेप जिस आकार की भी है उसी का वॉल्यूम होगा। अगर शेप क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अप्लाई करोगे, अगर शेप सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप्लाई करना होगा। जैसा भी उसकी शेप है सेम उसी का वॉल्यूम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व 2 साल पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 साल पहले की बात कर रहा है कि 2 साल पहले हमारे जो फैमिली मेंबर है वो कितने 5, जिनका एवरेज कितना है 18, तो 18 पंजे कितना हो गया बेटे 90 हो गया। और ये 90 कब था 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कि हमारे परिवार फैमिली जो है उसके सभी पर्सन की जो एज का समय टोटल है, जो आयु का योग है वो कितना है 90, 2 साल पहले। लेकिन यदि मैं वर्तमान की बात करूंगा, प्रेजेंट की बात करूंगा, तो बेटे प्रति पर्सन उसकी एज 2 वर्ष बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर 2 साल पहले की बात कर रहे हैं इट मीन 2023 चल रहा है, तो 2021 की बात करते हैं, तो 2021 से 2023 आने में प्रति व्यक्ति की आयु कितनी बढ़ जाएगी 2 बढ़ जाएगी। जब 2 बढ़ जाएगी तो प्रति पर्सन कितने थे 5, तो 5 व्यक्ति की आयु कितनी और बढ़ जाएगी 10 बढ़ जाएगी। इट मीन्स 100, कि जिस परिवार में 5 सदस्य थे उसकी 2 साल पहले आयु का योग 90 होगा, और अब उसकी आयु का योग क्या होगा बेटे 100 होगा। योग सम की बात कर रहा हूं। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से, परिवार में बेटे एक सदस्य और आ गया तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। परिवार की औसत आयु अभी भी वही है, कि परिवार का एवरेज अब भी 18 ही है, चेंज नहीं हुआ, तो अब टोटल कितना होगा 108 होगा, 18 छिक्के 108 हो जाएगा। तो पूछा है नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु क्या है, तो बेटे 108 में से माइनस कर देंगे किसको 100 को, 5 व्यक्तियों का टोटल, तो कितना बचेगा 8। तो जो नया सदस्य पर्सन आया था उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी 8 वर्ष होगी। कितने होगी बेटे 8 वर्ष होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन होगा 8 वर्ष। आगे देखिए, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। ए और बी की बात कर रहे हैं। ए कह रहा है जो मेरी इनकम है वो बी से 35 ज्यादा है, बी से ज्यादा है तो बी को 100 मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ए की इनकम बी से ज्यादा है तो बी को हम लेट कर लेंगे 100, जब बी को 100 लेट करेंगे तो ए कितना हो जाएगा 35% प्लस करके 135। तो बताना है बी की आय ए की आय से कितने कम है, तो बी की आय ए से कितना कम है बेटे 35 कम है,
कितनी कम है? 35 कम है। डिफरेंस कम कितने से? 135 से। इनटू में कितना आएगा? 100 आएगा। 5 से डिवाइड 7, 5 से डिवाइड 27, तो 700 बटे में कितना आएगा? 27 आएगा। 27 दूनी 54, ठीक है ना, 27 दूनी 54, इट मीन 26% में जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन में आगे 2 आ रहा है, तो 26 पॉइंट के आसपास जा रहा होगा, या तो 25 पॉइंट अप्रोक्स होगा, या फिर कंप्लीट 26 के आसपास होगा, ठीक है ना। 27 दूनी 54 बन रहा है, तो 26% पे जाएगा, क्योंकि निकटतम पूछा है, तो कंप्लीट 26 तो आएगा नहीं, पॉइंटों में आएगा, तो 26 की अप्रोक्स आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 26% बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से भाग करने पर इन संख्याओं से भाग करना है, और सी की कंडीशन में क्या निकालते हैं? एलसीएम। जब भी संख्याओं से भाग करने की बात करता है तो एलसीएम निकाला जाता है। शेष क्रम से 11, 9 और 10 बचता है। कितना बचता है? 11, 9, 10। तो पहले तो हम एलसीएम निकाल देंगे, 10, 11 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे बेटे। तो 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10, 11 6। अब ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो केवल अपने आप से भाग जाते हैं। 5 का 11 6 में कोई रिलेशन नहीं है, 11 का 5 6 में नहीं है, और 6 का 5 11 में नहीं है। तो एलसीएम निकाल देंगे, इंटू कर देंगे सभी का। 5 दून 10, 110, 660। तो एलसीएम कितना हो गया बेटे? 660 हो गया। लेकिन इनके अपने रिमाइंडर भी हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब 12 से भाग करोगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 11 आना चाहिए। लेकिन अगर 10 से भाग करते हो तो 9 आना चाहिए, और 11 से भाग करते हो तो 10 आना चाहिए। तो सभी के रिमाइंडर सभी संख्याओं में से माइनस कर लेते हैं, तो 1 1 1। सभी संख्याओं के जो अपने अलग अलग रिमाइंडर थे उनको माइनस कर लिया, कितना आ गया? 1। तो 1 को भी यहाँ पे माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 659 बचेगा, 59 659। तो 659 आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा बेटे। इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रैक्शन दे रखी है 11/12, 13/14, 12/13, 15/16, 19/20। इनमें सबसे छोटा भिन्न क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है। अगर बेटे आप ध्यान दोगे तो अंश और हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है? 1 का है। सभी जगह ही 1 का है। सभी जगह बेटे कितने का दे रखा है? डिफरेंस 1 का दे रखा है। जब सभी जगह का डिफरेंस सेम होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो सबसे जो छोटी फ्रैक्शन होती है नंबर्स में, वो सबसे छोटी रहेगी। इट मींस 11/12, ठीक है ना। 11/12 क्या हो गया? मेरी सबसे छोटी होगी, और आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। इट मींस यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन देखने में आपको लगती है 11/12, वो सबसे छोटी आपकी रहेगी, जो नंबर आपके डिजिट सबसे कम होंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास कंप्लीट होती है। तो ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था। इससे आगे वाली वीडियो को और आपको मिल जाएंगे। इससे आगे जैसे भी हमारी क्लास चलती रहेंगी, आपको सारे प्रीवियस पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे मिलेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और दूसरा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।